एपिसोड 19। दोस्तों, ये कहानी हमारे द्वारा लिखी गई है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप सभी को हमारी लेखनी पसंद आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर और सुनते हैं आज का एपिसोड। नयन परिधि से एक बार फिर से मात खा गई। ये बात उसे इतनी चुभ रही थी कि वो इस वक्त उसकी शकल तक नहीं देखना चाह रही थी और इसीलिए सबकी मुंह से उसके लिए इतनी तारीफ सुन वो वहां से चली गई। इधर जैसे ही कोमल ने सब्जी को चखा उसके मुंह से झट से निकल पड़ा, भाभी ये क्या है? इसमें तो इतना सारा नमक और मिर्ची डली हुई है, मेरी तो जीभ ही जल गई इसे चखकर। जैसे ही कोमल ने ये बात कहते हुए तेजी में दौड़ पानी का जग उठा पीने लगी, उसे देख परिधि एकदम हड़बड़ा गई और जल्दी से खुद भी अपने बनाए खाने को चखने लगी। हाँ कोमल, इसमें तो सच में इतना सारा नमक और मिर्ची डला हुआ है, पर मुझे याद है जब मैंने खाना बनाया था तो उस वक्त सब कुछ ठीक था, फिर ये अचानक से इतनी नमक और मिर्ची कैसी हो गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, हो सकता है आप गलती से दो दो बार सारे मसाले डाल दिए होंगे इसीलिए इतना तीखा बन गया है, लेकिन अब हम बाहर खाने को क्या देंगे? माँ, पापा, दादी सभी बाहर बैठे हुए हैं। कोमल की बात तो सही थी कि सभी बाहर खाने के लिए बैठे थे, लेकिन खाना खाने के लायक था नहीं जिसे बाहर परोसा जा सके। भाभी कुछ तो बोलिए। कोमल के पूछने पर परिधि कुछ देर चुप रहने के बाद बोलती है, कोमल आप हमारी कुछ मदद कर देंगी? ये भी कोई पूछने वाली है क्या भाभी? आप सिर्फ बताइए क्या करूं, मैं अभी कर देती हूँ। आप जल्दी से उस बाउल में थोड़ा सा घी डालकर आटा गूंथिए, तब तक मैं जल्दी से कुछ और की सब्जी बना लेती हूँ। बस कुछ देर में सब्जी और पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है भाभी, मैं अभी करती हूँ। इधर रेशमा अपने कमरे में बैठी भूख की वजह से और ज्यादा गुस्सा हुए जा रही थी और खुदे बड़बड़ाए जा रही थी। सच में इस घर में सबका दिमाग खराब हो चुका है, तभी तो उस लड़की को सबने अपने सर पर बिठा कर रखे हुए है। आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उनसे मुझे खाना खाने से रोक दिया और सुगंधा तक ने उसे कुछ भी नहीं बोला, उल्टा मुझे ही शांत रहने को बोल रही थी। हम पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने इस घर में जो सब उसी की गुण गाते फिरते हैं। सुगंधा बरबराए जा रही थी और कमरे के बाहर से नयन उसके गुस्से को देख देख अपने मन को शांत कर रही थी कि तभी नयन काफी डर गई जब उसके कंधे पर पीछे से किसी ने अपना हाथ रखा। कौन? नयन इतना बोल घबराते हुए पीछे मुड़ देखने लगी। सामने परिधि को खड़ी देख झट से अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, अरे परिधि जी आप। मैं तो एक पल के लिए डर ही गई थी कि कौन है। अच्छा, लेकिन घर में आप किससे डर गई? और फिर डर तो उन्हें लगता है जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। आपने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे हाथ रखने भर से इतना डर गई कि इस ठंडी के मौसम में भी आपके चेहरे पर इतना पसीना आ रहा है? परिधि जरा शक भरे निगाहों से देखते हुए उससे बोली। उसकी बात सुन नयन घबरा तो गई थी पर किसी तरह से वहां से ये बोल निकल गई कि उसे रेशमा माँ के लिए दूध लाने जाना है। उसके जाते ही परिधि के चेहरे पर एक अजीब विचार भरा भाव था और वो मन ही मन बोली, कुछ तो जरूर गड़बड़ है इस लड़की में। जब से ये इस घर में आई है हर दिन कोई ना कोई परेशानी होती ही है। अब तो इसे मुझे अच्छी तरह जानना ही पड़ेगा आखिर में किस मकसद ये हमारे घर में आ रह रही है। फिलहाल तो मुझे मासी जो को खाना खिलाना है, बाद में देखती हूँ इसे। ये सोच परिधि रेशमा के कमरे के अंदर चली जाती है और थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है, मासी जी क्या मैं आपके पास आ जाऊं? परिधि की आवाज सुनने भर से ही रेशमा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में इसे ताने देते हुए कहती है, मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम्हें मना करूं? भाई तुम इस घर की मालकिन जो ठहरी, सब तुम्हारे जय जयकार करते नहीं थकते हैं तो फिर मैं कौन होती हूँ तुम्हें किसी चीज के लिए मना करने वाली? लेकिन मैं तुम्हारी ये नाटक और नहीं देख सकती हूँ इसीलिए तुम यहीं पर रहो, मैं ही इस कमरे से चली जाती हूँ। रेशमा गुस्सा हो जाने लगती है लेकिन तभी परिधि खाने का प्लेट उनके सामने कर देती है और एकदम शांत भाव से बोलती है, आपको अगर जाना है तो आप बेशक चल जाइए मासी जी, मैं आपको नहीं रोकूंगी। पर आप ही ना हमेशा कहती है कि अन्न में कई देवी देवताओं का वास होता है और हम में से किसी को भी अन्न का अपमान करना शोभा नहीं देता है। तो फिर आप मेरे द्वारा लाए इस खाने को बिना खाए जा रही है, इससे तो इस खाने का अपमान ही होगा ना। अब आप ही बताइए क्या ये सही है?
जब रेशमा खाने की प्लेट को देखती है तो उसमें पूरी सब्जी देख वो थोड़ा हैरान हो जाती है और पूछती है, ये खाना? पर आज तो घर में ये बना ही नहीं था फिर। रेशमा के सवाल सुन परिधि उसी शालीनता भरे शब्द में बोलती है, मासी जी आज जो खाना आप खाने वाली थी उसमें पहले से ही कोई कोई मरा हुआ कीड़ा गिरा था, इसी वजह से मैंने आपको उसे खाने से मना किया था और जब मैंने अपने खाने को चखा तो उसमें भी शायद मेरी गलती की वजह से कुछ ज्यादा ही नमक और मिर्च पड़ गई थी, इसीलिए मैंने वापस से सबके लिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी बना दी। मेरी उस तरह से आपको रोकने से आपको बुरा लगा, इसीलिए मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ, पर मासी जी आप यही खाना खा लीजिए। अगर आप इस तरह से भूखी सो जाएंगी तो फिर घर में और कोई भी खाना नहीं खाएगा, मैं यहाँ पर इस थाली को रख देती हूँ। परिधि खाने के थाली को बेड के बगल वाले टेबल पर रख वहां से चली जाती है। डाइनिंग टेबल। सभी लोग परिधि को वापस आते हुए देख पूछ पड़े। सुगंधा बोली, क्या हुआ परिधि बेटा? दीदी मानी खाना खाने के लिए या फिर? इस पर परिधि उदास भरे शब्द में सबके तरफ देखते हुए कहती है, पता नहीं माँ, मैंने मासी जी के कमरे एम खाने को तो रख दिया है और उनसे माफी भी मांग ली है, पर मैं ये नहीं जानती हूँ कि वो खाना खाएंगी या फिर नहीं। परिधि अभी इतना बोल ही रही थी कि तभी पीछे से हाथ में वही खाने का थाली लिए रेशमा आ खड़ी हो जाती है। उसे देख सब एकदम खामोश हो जाते हैं और सुगंधा थोड़ा हैरान हो पूछती है, दीदी आप यहाँ पर? अपनी छुटकी की बात सुन थोड़ा रोब दिखाते हुए रेशमा बोलती है, क्यों हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं नहीं दीदी, मेरे पूछने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। सुगंधा अभी अपनी पूरी बात नहीं बोल पाई थी तभी रेशमा उससे कहती है, बस बस अब चुप हो जाओ, मैं समझ गई कि तुम क्या जानना चाह रही हो। तो मैं सबको बता देती हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए ये खाने का प्लेट लेकर आई हूँ, क्योंकि भले ही मैं कितना ही गुस्सा क्यों ना रहूं पर मैं अन्ना का अपमान नहीं कर सकती हूँ, और दूसरी बात ये कि मैं जानती हूँ अगर मैंने खाना नहीं खाया तो तुम लोग भी नहीं खाओगे, और मेरी वजह से कोई भूखा रहे ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ खाने आ गई। अब चलो सब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। रेशमा आज पहली बड़ परिधि की बात मान खाना खाने आ गई थी। हाँ भले ही वो बात कुछ और ही बोली, लेकिन सच तो यही था कि रेशमा परिधि के इस तरह समझाने पर बात समझ गई थी और इसी वजह से वहां पर मौजूद सब के सब बहुत ज्यादा खुश थे। सभी ने खुशी खुशी खाना खाया और फिर सभी अपने कमरे के तरफ चले गए। लेकिन जब परिधि सबके खाने का प्लेट उठाकर किचन जाने लगी तभी सुगंधा उसके पास जाते हुए प्यार से बोली, आज आपने जो किया है परिधि बेटा, सच में हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी ये करने की। हम सबको तो यही लगा था कि अब दीदी खाना नहीं खाएंगी, पर आपने उन्हें ना केवल खाना खिलाया बल्कि हम सब के साथ में वो बैठकर खाए। सच में आप वो हर काम कर सकती है जो हम में से कोई नहीं कर सकता है। प्लीज माँ अब आप मेरी इतना तारीफ मत कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वैसे एक बात बोलूँ माँ, आज खुश मैं भी बहुत हूँ। मतलब कि इतने दिनों में आज पहली बार मासी जी में मेरी बात मान ली और आकर यहाँ खाना खाए। अरे आती कैसे नहीं। अब भले ही वो चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना करती हो, पर आपके पास सबके दिल जीतने का जादू जो है उससे वो कितनी देर तक बच पाएंगी। सुगंधा ये बोल मुस्कुराने लगी और उनकी बात सुन परिधि भी हंस दी। फिर सुगंधा अपने कमरे के ओर चली जाती है। परिधि खुशी खुशी अपना सारा काम करने लगी। किचन में जाकर सारे झूठे बर्तन को साफ करने के लिए बेसिन में रखने लगी। तभी वहां पर रियांश आ जाता है और वो झूठे बर्तन को साफ करने लग जाता है। अचानक से रियांश को ये सब करते देख परिधि झट से उसके पास जाते हुए कहती है, रियांश जी ये सब क्या है? आप क्यों ये सब कर रहे हैं? छोड़िए इसे, रहने दीजिए मैं कर लूंगी, और आप किचन में क्यों आए हैं? कुछ चाहिए था क्या? परिधि गंभीर हो पूछी। तभी रियांश थोड़ा बात को घुमाते हुए कहता है, हाँ भाई तुम तो सब कुछ खुद अकेली ही कर सकती हो, फिर चाहे वो काम नौकर का भी क्यों ना हो। अब ये ही ले लो, ये काम सुबह नौकर आकर कर सकते हैं पर नहीं तुम तो रात के 12 बजे तक सारा काम खुद कर लोगी। रियांश परिधि को टोंट मार रहा था, ये बात परिधि अच्छी तरह से जान रही थी और इसीलिए मुस्कुरा कर बोली, अब अगर आपका मुझे ताने मारना हो गया हो तो बताइए आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं, मैं आपको देती हूँ।
अच्छा सच में मैं जो लेने आया हूँ वो दोगी मुझे? रियांश परिधि के पास जाते हुए पूछता है। इस पर परिधि बोलती है, हाँ क्यों नहीं। अब आपको थोड़ी ना पता है कि किचन में क्या कहाँ पर रहा है। तो फिर ठीक है, मुझे मेरी पत्नी चाहिए, जो कुछ वक्त मेरे साथ भी बिता ले। बोलो मिलेगी मुझे मेरी पत्नी? पता नहीं इस घर के काम और सबको खुश करते रहने के चक्कर में मेरी पत्नी के पास शायद मेरे लिए वक्त ही नहीं बचा है। रियांश इतना बोल परिधि को एकटक देखे जा रहा था, लेकिन रियांश के बातों का जवाब परिधि के पास नहीं था। शायद रियांश जो बोल रहा था कहीं ना कहीं वो सच ही था। जब से रेशमा मासी इस घर में आई है तब से रियांश के पास बैठना तो दूर की बात है, सही से उससे दो शब्द बात करने के लिए भी परिधि के पास समय नहीं होता है, और इसी वजह से परिधि को रियांश की बात सुन बहुत गिल्टी फील हुआ और वो झट से अपने दोनों हाथों से अपने कान को पकड़ते हुए मासूमियत भरी आवाज में बोली, मुझे माफ के दीजिए रियांश जी, शायद आप सही बोल रहे हैं। मैं घर ले कामकाज के चक्कर में सच में आपके साथ समय नहीं बिता पा रही हूँ, पर मैं भी क्या करूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि सब संभाल लूँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है मुझसे। अब आज तो मैंने आपको भी शिकायत का मौका दे दिया, मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। परिधि बहुत दुखी होकर ये सब बोल रही थी, जिसे देख रियांश एकदम परिधि के पास जाते हुए झट से उसके कान पर से हाथ को हटा बोला, परिधि प्लीज तुम इस तरह से दुखी मत हो, मेरा मतलब बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं तो बस ये बोलना चाह रहा था कि क्या आज तुम मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हो, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन परिधि को अभी भी उतनी ही गिल्ट हो रही थी, इसीलिए वो अभी भी वही बोले जा रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे दुख ना हो इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, पर सच तो ये है कि मैं को भी ठीक से कर ही नहीं पा रही हूँ। परिधि को इस तरह से खुद को दोषी मानते देख रियांश उसे झट से अपने गले से लगा लेता है और एक सच्चा हमसफर के तरह उसके सर पर प्यार भरे हाथ फेरते हुए उससे कहता है, प्लीज परिधि ये तुम बार बार खुद को दोषी मानना बंद करो। तुम जानती हो जिस तरह से सब कुछ तुम संभालती हो वैसे तो शायद ही कोई और संभाल पाता होगा, और मेरे कहने का जरा भी वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। मैं बस तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता था, लेकिन लगता है मुझे रात भर तुम्हें मनाना ही पड़ेगा। थोड़ा मजाक करते हुए बोला। उसकी मजाक भरी बात सुन परिधि के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है और वो रियांश के सीने से थोड़ा हाथ कर खड़ी होते हुए अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए बोलती है, आप भी ना रियांश जी। अच्छा अब चलिए यहाँ कुछ देर खड़े रहिए, मैं बस 5 मिनट में सारा काम खत्म कर आपके साथ चलती हूँ। परिधि के ऐसा कहने पर रियांश अपना मुस्कुराकर सर झुकाते हुए प्यार से बोलता है, जो हुक्म मेरी रानी साहिबा। अगली सुबह 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 कोमल अपने कमरे में सोई हुई होती है। शायद आज उसकी कुछ तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से वो सुबह के 8 बजे भी सो रही थी। नीचे हॉल परिधि सबको चाय परोस रही थी, वहीं पर नयन भी मौजूद थी। वो जानती थी कि शायद कल वो खाने में कीड़े वाली बात से रेशमा उससे नाराज है, इसी वजह से वो सबके सामने अपनी नौटंकी शुरू करते हुए झट से रेशमा के पैरों में जा बैठ रोते हुए बोली, प्लीज रेशमा माँ आप मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं तो खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। कल मेरी वजह से आपके झाने में वो कीड़े थे, लेकिन आप फिर भी मुझे कुछ नहीं बोली। आप मुझे कोई सजा दे दीजिए रेशमा माँ, नहीं तो मैं बस यही सोच सोच कर घुटती रहूंगी कि आप मुझसे नाराज है। अरे अरे नयन बेटा ये तुम क्या कर रही हो? पहले तुम मेरे पैरों के पास से उठो और यहाँ हमारे पास आकर बैठो। कल जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी भला क्या गलती हो सकती है? अब हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है ना? तुमने तो हमारे लिए मन से ही खाना बनाया था, अब तुम्हें थोड़ी ना पता था कि उसमें मरे हुए कीड़े गिर जाएंगे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। क्यों छुटकी? रेशमा ये बोलते हुए सुगंधा से भी कहने को बोली, हाँ हाँ दीदी आप सही बोल रही है। वैसे नयन बेटा आगे से ध्यान रखना, अगर खाना बनाओगी तो खाने को अच्छे से ढक देना ताकि उसमें कुछ गिर ना जाए। सुगंधा की बात सुनते ही नयन झट से उठ खड़ी होते हुए बोली, हाँ हाँ चाची जी आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी, फिर चाहे मुझे इसमें कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, मैं खाने के पास से हटूंगी ही नहीं जो उसमें कुछ खराबी होंगी। नयन की चालबाजी बखूबी समझ रही थी परिधि और इसीलिए मन ही खुद से बोली,
पहले तो इसके नाटक पर मेरा कभी ध्यान नहीं गया था, पर आज जब मुझे इस पर शक हुआ है तो अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से वो नाटक कर सबको बेवकूफ बना रही है। अभी परिधि ये सोच ही रही थी कि तभी रेशमा वहां पर कोमल को ना देख सबसे पूछ पड़ी, अरे सब यहाँ पर हो पर कोमल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, क्या हुआ उसे, वो अभी जगी नहीं है आज क्या? रेशमा के बाद पूछने पर सबका ध्यान कोमल के तरफ गया और परिधि भी अचानक से बोल पड़ी, हाँ सच में आज तो कोमल को मैंने भी सुबह से नहीं देखा है, लेकिन वो इतनी लेट तक तो कभी भी नहीं सोती है। पर कोई नहीं, आप सभी लोग यहीं पर बैठिए, मैं देख कर आती हूँ उसे कमरे में क्या बात है। परिधि ये बोल चाय का ट्रे रख कोमल के कमरे के तरफ चली गई। जब वो कमरे में पहुंची तो कमरे के दरवाजे को हल्के से खोलते हुए धीरे से बोली, कोमल, कोमल आप अभी तक जगी नहीं है क्या? परिधि आराम से ये बात बोलते हुए कमरे के अंदर चली गई और जब वो अंदर पहुंची तो सामने कोमल को बेड पर एक ब्लैंकेट ओढ़े सोए देख थोड़ा आश्चर्य से बोली, बड़ी अजीब बात है, वैसे तो कोमल कभी भी इतनी लेट तक नहीं सोती है, पर आज ये अभी तक सो रही है। इनकी तबीयत तो ठीक है ना, एक बार चेक कर लेती हूँ। इतना खुदे बोल वो बेड के पास जाते हुए कोमल के सर पर अपना हाथ रख चेक करने लगी। जैसे ही कोमल के सर पर अपना हाथ रखी परिधि झट बोल पड़ी, अरे ये क्या, कोमल को तो काफी तेज बुखार है, पर ये कैसे हो गया? कल रात तो ये बिल्कुल ही ठीक थी। कोमल क्या आप जगी है? परिधि के बार बार आवाज देने पर कोमल किसी तरह से अपनी आंखें खोलती है और एकदम लाल हुए आंखों से उसके तरफ देखते हुए बहुत मुश्किल से बोलती है, भाभी वो मेरा मेरा सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब फट जाएगा। कोमल की बात सुन परिधि थोड़ा परेशान हो गई और समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें। तभी वो कोमल को हिम्मत देते हुए बोली, कोमल आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, मैं अभी आपको पट्टी कर देती हूँ और तब तक पापा जी से बोल देती हूँ वो डॉक्टर को बुला लेंगे। बस एक बार डॉक्टर दवाई दे देंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस आप इस तरह से हिम्मत मत हारिए। इतना बोल परिधि झट से दौड़ते हुए कमरे से बाहर जा ऊपर से ही नीचे हॉल में बैठे रघुवीर से बोली, पापा जी, आप जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर घर पर बुलाइए। वो दरअसल कोमल को कल रात से ही काफी तेज बुखार है। माँ आप ऊपर आइए। जैसे ही सुगंधा ने ये बात सुनी वो झट से दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। तभी नयन ने जानबूझकर उनके पैर में अपना फेर दे उन्हें गिराने का सोची और जैसे ही वो गिरने वाली थी झट से खुद ही सामने आ उसे थाम ली। एक पल के लिए तो सुगंधा को लगा शायद वो गिर ही गई और उसे इस तरह गिरते देख सभी डर गए, पर जब नयन को उसे बचाते देखा तो सबके जान में जान आए और सुगंधा उससे बोली, बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे गिरने से बचा लिया। इस पर नयन अच्छी बनने की नौटंकी करते हुए सिर्फ इतना ही बोली, प्लीज चाची जी अगर आप मुझे अपना मानती है तो इस तरह से हर बात के लिए धन्यवाद मत किया कीजिए। आप गिरने वाली थी इसीलिए मैंने आपको थाम लिया और ये मेरा फर्ज था, तो इसीलिए ये सब सोचना छोड़िए और जल्दी से चलिए कोमल जी के कमरे में, अभी उन्हें आपा की जरूरत है। नयन की बात सुन सुगंधा थिरा मुस्कुरा दी और जल्दी से सीढ़ी चढ़ ऊपर चली गई। उसके पीछे पीछे बाकी के सारे लोग भी कोमल के कमरे में चले गए। 1 घंटे बाद डॉक्टर आ चुके थे। चूंकि डॉक्टर एक लेडीज थी, इसीलिए उन्होंने कोमल को कुछ देर देखने के बाद सबसे बोली, देखिए आप सभी कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाइए, मुझे इन्हें अच्छी तरह चेक करना है, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी। डॉक्टर के मुंह से इस तरह की बातें सुन सबके साथ साथ परिधि भी बहुत ज्यादा घबरा गई और इसीलिए वो घबराते हुए पूछी, क्यों डॉक्टर, कोमल को ऐसा क्या हुआ है जो आप इस तरह से बोल रही है? वो ठीक तो है ना? देखिए आप सभी लोग अभी कुछ समय के लिए नहर जाइए, मैं एक बार इसे अच्छे से चेक कर लेती हूँ, उसके बाद आप सबको बताती हूँ। डॉक्टर के फिर से वही बात दोहराने पर सभी कमरे के बाहर चले गए, लेकिन सभी का मन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, साथ में परिधि का भी। वो भी इसी उलझन में थी कि सिर्फ बुखार ही तो है कोमल को, फिर डॉक्टर इस तरह से क्यों चेक करने की बात कर रही थी। अभी सभी बाहर खड़े परेशान ही हो रहे थे। तभी परिधि की नजर सुगंधा पर चली गई। उनके आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें रोते देख परिधि झट से उनके पास जा उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, प्लीज माँ आप इस तरह से रो क्यों रही है?
हमारी कोमल जल्दी ठीक हो जाएगी और उन्हें कुछ हुआ थोड़ी ना है, बस जरा सा बुखार है। डॉक्टर तो बस इसीलिए चेक कर रही है ताकि वो सही मेडिसिन प्रोवाइड कर सके कोमल को। परिधि सुगंधा को तसल्ली तो दे रही थी, पर मन में उसके भी यही बात घूमे जा रही थी कि क्या हो गया है कोमल को। अभी सभी डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी कोमल के कमरे का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आ खड़ी हो जाती है। जैसे ही डॉक्टर बाहर आती है सभी एक एक पूछने लग जाते हैं। परिधि पूछती है, डॉक्टर क्या हुआ है कोमल को? वो ठीक तो है ना? परिधि की बात सुन डॉक्टर थोड़ा गंभीर और दुखी मन से बोली, मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मिस कोमल ठीक नहीं है, बल्कि उनके पेट में एक रिएक्शन हो गया है जिस वजह से उसका आप लोगों को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। और उस ऑपरेशन के दौरान उसके बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके बाद फ्यूचर में आपकी बेटी कभी भी मां नहीं बन सकेगी। डॉक्टर ने जब पूरी बात सबको बताई, उनकी बात सुन सबको एक गहरा सदमा सा लग गया। सुगंधा तो एकदम बेसुध हो गई और इतने देर से होने रोके हुए आंसू को बहाते देख बोलने लगी, ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? प्लीज डॉक्टर आप कुछ तो कीजिए, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी, बस आप मेरी बेटी को किसी तरह ठीक कर दीजिए। सुगंधा को इतना रोते देख रघुवीर परिधि से कहता है, बेटा परिधि आप श्रीमती जी को उनके कमरे में लेकर जाइए। अगर ये इसी तरह से रोएंगी तो इनकी भी तबीयत खराब हो जाएगा और कोमल को भी सब पता चल जाएगा। लेकिन हम सबको पहले ही बता दे रहे हैं कि इस सब के बड़े में कोमल को बिल्कुल भी पता नहीं चले, क्योंकि अगर उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएंगी और इस वक्त वैसे ही उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है। रघुवीर की बात सुन सभी हामी भर देते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद नयन मन ही मन एकदम से खुश होते हुए बोले जा रही थी, वाह आज तो इस घर में बहुत दिन के बाद जाकर मुझे खुशी मिली है। अच्छा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया। वैसे भी वो बड़ी इस परिधि की चमची बानी घूमती फिरती थी, लेकिन अब जब उसे अपने इस बीमारी का पता चलेगा तो वो बेचारी खुद में ही रह जाएगी, फिर कौन साथ देगा इस परिधि का। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। शाम का समय, रियांश ऑफिस से वापस घर आया तो उसकी नजर हॉल में बैठी अपनी माँ और मासी पर पड़ जाती है। दोनों एकदम से गंभीर लग रहे थे। उन्हें सी तरह से देख रियांश खुद में बरबराते हुए बोला, आज ये माँ और मासी ऐसी कौन सी बात कर रही है जिसकी वजह से इनके चेहरे पर इतना परेशानी दिखाई दे रहा है? कोई तो गंभीर मसला जरूर है, जाकर एक बार पूछ लेता हूँ। ये बोल रियांश बेग लिए ही उनके तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी परिधि पीछे से उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहती है, एक मिनट रियांश जी आप मेरे साथ जरा कमरे में चलिए। अरे परिधि तुम, अच्छा तुम मुझे बता सकती हो कि माँ और मासी के बीच क्या बात हो रही है? उनके चेहरे को देखकर लगता नहीं है कि उन्हें कोई परेशानी है। तुम्हें पता है कि क्या बात है? रियांश परिधि को देखकर ये बात पूछा। उसके पूछने पर एक समय के लिए तो परिधि चुप रही, लेकिन फिर उदासी भरे आवाज में बोली, रियांश जी मैं आपको सारी बातें बताती हूँ, पर पहले आप मेरे साथ कमरे में चलिए तो। परिधि की बात सुन रियांश थोड़ा घबरा गया और परेशान हो बोला, परिधि सब ठीक तो है ना? मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है? प्लीज जल्दी से बताओ क्या बात है। रियांश परिधि के साथ अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाते ही वो बेड पर रखते हुए एकदम सीरियस हो बोल पड़ता है, अब प्लीज जल्दी से बोलो परिधि क्या बात है, क्योंकि घर के माहौल को देख मैं इतना तो समझ गया हूँ कि कोई बहुत नारी बात है, और तुम मुझसे और बात को मत छिपाओ। प्लीज रियांश जी, आप पहले इतना परेशान होना बंद कर दीजिए, और हाँ मैं आपसे कोई बात छिपा नहीं रही हूँ, बल्कि वही बताने के लिए आपको कमरे में लेकर आई हूँ। हाँ तो बताओ ना परिधि क्या बात है? रियांश जी दरअसल घर का माहौल ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज जो बात सभी को पता चला है उससे सभी एकदम से शोक हो गए हैं। पर बात क्या हुई है? आज सुबह सुबह जब सभी ने कोमल को बाहर नहीं देखा तो मासी ने उसके बड़े में पूछा, तो मैं उन्हें बुलाने उनके कमरे में गई थी, पर जब मैं वहां पर पहुंची तो वो सो रही थी। लेकिन जब मैंने उसके शरीर को छुआ तो वो पूरा बुखार में तप रही थी। तो मैंने पापा जी को डॉक्टर बुलाने के लिए बोला।
परिधि ने जब कोमल के बुखार वाली बात कही तो रियांश झट से बोल पड़ा, क्या कोमल को बुखार है? मैं अभी देखकर आता हूँ उसे। रियांश जी, अभी कोमल को नशे की इंजेक्शन लगाई गई है, इसी वजह से वो सो रही है, प्लीज आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, परिधि झटके में बोल पड़ी। हाँ तो बताओ ना, कब से तुम बात को गोल गोल घुमा रही हो? रियांश जी, दरअसल डॉक्टर ने हम सबको बताया कि कोमल को जो बुखार है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि उनके पेट में एक प्रॉब्लम हो गई है और उस वजह से उनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन फैल गया है और अब हमें उनका ऑपरेशन कराना होगा, जिसके बाद कोमल फ्यूचर में कभी भी मां नहीं बन सकेंगी। परिधि ने अपनी बात को पूरी कर रियांश के तरफ देखने लगी, लेकिन रियांश ने जैसे ही कोमल के इस बीमारी के बारे में सुना वो एकदम से शॉक हो गया और खुद को संभाल नहीं पाया, इसीलिए वो बेड पर गिरते हुए बैठ गया। अचानक से रियांश को इस तरह लड़खड़ा कर गिरते देख परिधि झट से दौड़कर उसे संभालते हुए बोली, प्लीज रियांश जी, आप खुद को संभालिए, अगर आप इस तरह से हिम्मत हारा जाएंगे तो फिर कोमल को हम सभी कैसे संभालेंगे? पर परिधि, मेरी बहन के साथ भगवान जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बहन ने किसी का क्या बिगड़ा था? वो तो एकदम मासूम बच्ची की तरह थी, बस हर वक्त सबके लिए अच्छा ही सोचती है, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाही, पर फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? रियांश रोए जा रहा था और परिधि की तरफ देख देख बोले जा रहा था। परिधि इस वक्त रियांश को हिम्मत देने की पूरी कोशिश कर रही थी, इसीलिए वो रियांश के सर को अपन सीने से लगा उसे तसल्ली दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, वो सभी मिलकर कोमल को संभाल लेंगे। कोमल का कमरा। इंजेक्शन देने की वजह से कोमल अभी गहरी नींद में सोई हुई थी। सुगंधा से कोमल की इतनी बड़ी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो वापस से अपनी बच्ची के कमरे में आ गई और जब वो कोमल को उस तरह सोए हुए देखी तो उनसे रहा नहीं गया, रोते हुए वो बी पर जा बैठ गई और कोमल के सर को अपने हल्के हाथों से सहलाते हुए बोलने लगी, मेरी बच्ची ने ऐसा क्या कर दिया था भगवान जी, जो आपने मेरी बच्ची के जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिए? जब इस बात का पता चलेगा कि ये कभी मां नहीं बन सकती है तो क्या बीतेगा मेरी बच्ची पर? टूटकर बिखर जाएगी मैं कोमल, ऐसा आपने क्यों किया महादेव? सुगंधा रो रोकर ये सब बातें बोल रही थी कि तभी दरवाजा पर खड़ी परिधि एकदम हिम्मत के साथ बोली, हमारी कोमल के साथ भगवान जी कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं माँ। हाँ, इस वक्त जो परिस्थिति है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारी कोमल के साथ बहुत गलत हुआ है, पर भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है और मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी कोमल की जिंदगी में खुशियां जरूर भरेंगे, इसीलिए आप इस तरह से हिम्मत मत हारिए। अगली सुबह सभी लोग रात भर जगे थे, किसी को नींद ही कहाँ होने वाली थी कोमल के बड़े में सुनकर, इसीलिए सुंदर सुबह सभी लोग कोमल को हॉस्पिटल लेकर जाने की तैयारी करने लगे। परिधि भी कोमल के कमरे में उसके कुछ जरूरी सामान पैक कर रही थी, तभी कोमल की नींद खुलती है और वो अपने कमरे में हलचल को देख अपने भाभी से बोली, भाभी ये आप क्या कर रही है? मेरा सामान क्यों पैक कर रही है? कोमल की आवाज सुनते ही परिधि झट से सामान पैक करना छोड़ उसके पास जा बैठी और प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मेरी नंद साहिबा की नींद खुल गई। हाँ भाभी, वो पता नहीं मैं आज इतना लेट तक कैसे सोती रह गई, वो जरा सा तबीयत सही नहीं लग रहा है, इसी वजह से शायद। कोमल ये बोलते बोलते होना हाथ उठा सर को पकड़ने लगी, तभी परिधि उसे समझाते हुए कहती है, हाँ कोमल, आपकी तबीयत जरा सही नहीं है, वो कल आपको बहुत तेज बुखार था तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन देते हुए आपको हॉस्पिटल लेकर आने के लिए बोली है। पर भाभी मुझे हुआ क्या है? कुछ बड़ी बात है क्या? कोमल के पूछने पर परिधि को उसके मासूम चेहरे देख जरा रोना आ गया, पर वो अपने दिल को मजबूत कर अपनी आंसू को बहने से रोक ली और बोली, नहीं नहीं कोमल, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बस एक बार आपकी पूरी चेकअप के लिए बुलाई है। तो भाभी आप ये सामान क्यों पैक कर रही है? कोमल के सवाल सुन परिधि थोड़ा हड़बड़ा गई और अभी ये सोच ही रही थी कि उसे क्या बोले कि तभी रियांश उसके कमरे में आते हुए अपने चेहरे पर झूठी हंसी के साथ बोल पड़ा, अब छुटकी तुझे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो अपने तरफ से पूरी तैयारी रखनी होगी ना हमें, हो सकता है ना कि हमें वहाँ 1-2 दिन रुकना पड़ जाए, फिर वहाँ से हम वापस घर आएंगे सामान लेने। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक।
आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज वाला लव।